हे एवरीवन, होपफुली आप सभी बहुत अच्छे होंगे। थोड़ा सा वेदर अभी प्रॉब्लमेटिक हो रहा है, थोड़ा सा चेंज हो रहा है, तो सेहत का थोड़ा ध्यान रखिएगा। आज का जो वीडियो बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उन सभी बच्चों के लिए जो अपने फ्यूचर को लेकर के थोड़े से वरिड हैं। अपनी 11th क्लास में कौन सा सब्जेक्ट वो चूज़ करेंगे उसको लेकर के थोड़े से कन्फ्यूज्ड हैं। अगर आप ये पूरा वीडियो देखते हो तो या तो आपको अपना जवाब मिल जाएगा या फिर वो रास्ता ज़रूर हम आपको बता देंगे जिसके थ्रू आप अपने इन सारे डाउट्स को क्लियर कर सकोगे। तो वीडियो बिल्कुल लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। जैसा आप सभी जानते हो, माय नेम इज़ गौरव एंड मैं आपको एसएस पढ़ा रहा हूँ आपकी क्लासेस में। तो ऐसी कंडीशंस में अब आप ये ड्यूटी बन जाती है मेरी और हम पूरी हमारी कंपटीशन टीम की कि आपके सारे जो भी इस तरह के इश्यूज़ हैं उन सबको हम क्लियर करें। तो उसी के लिए ये छोटा सा वीडियो है। अच्छा, एक आपसे जनरल क्वेश्चन करता हूँ। अमूमन ये हर जगह पर होता है, आप क्या सोच के अपनी स्ट्रीम को चूज़ करने वाले हो या जिन्होंने की है उन्होंने क्या सोच के की है। अब आप मेरे को अभी तो जवाब दे नहीं पाओगे, तो क्या होता है क्लासरूम में, चलिए देखते हैं। गुड मॉर्निंग क्लास। तो आप सबको जैसे पता होगा कि आज हमारा हाफ ईयरली का लास्ट डे था। तो चलो आज अपन एक छोटा सा इंटरेक्शन करते हैं आपस में, क्योंकि आपसे कुछ बातें भी करनी थी। तो आज हमारी क्लास का जो टॉपिक है वो ये है कि लगभग अब आप अपने लाइफ में एक स्टेप आगे जाने वाले हो। मतलब आप अब चूज़ करोगे थोड़े टाइम बाद, आप फाइनल एग्जाम्स के बाद में, कि कौन सा स्ट्रीम आपको चूज़ करना है। तो आज हम यही देखेंगे कि आप लोगों ने क्या सोचा है अपने ड्रीम्स को लेकर के और कौन सा स्ट्रीम आप चूज़ करोगे, किस स्ट्रीम को आप प्रेफरेंस दोगे, ह्यूमैनिटीज़ को दोगे, कॉमर्स को दोगे या फिर साइंस को दोगे, और ऐसा क्यों। तो चलो सबसे पहले वन बाय वन सबसे पूछेंगे कि उन्होंने कौन सा स्ट्रीम चूज़ किया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जूनियर मालवीय बताएं, आपने क्या सोचा है। मेरा मन तो साइंस लेने का है, परंतु मेरे को बायो और मैथ्स में डाउट था कि क्या लूँ, बट मेरे को मैथ्स में ज़्यादा इंटरेस्ट है तो मैं साइंस मैथ्स लूँगा 11th क्लास में। वेरी गुड, ऐसे ही जवाब की आशा थी तुमसे। चलो जूनियर शर्मा जी बताएं। अभी तक तो ऐसा सोचा नहीं कि क्या सब्जेक्ट लेंगे, लेकिन आर्ट्स लेंगे नहीं क्योंकि बेइज्जती होती है, साइंस अपने बस की नहीं है तो अपन कॉमर्स लेंगे। ऐसे कौन करता है भाई। चलो अब आप बताओ दूसरे शर्मा जी। सर मेरा इंटरेस्ट तो बायोलॉजी में है, बट पापा चाह रहे हैं कि मैं किसी ढंग की आईआईटी या किसी एनआईटी में पढूं, इसलिए वो मुझे मैथ्स लेने के लिए बोल रहे हैं। तो मैं पापा का सपना पूरा करने के लिए मैं मैथ्स ही लूँगा। बहुत बढ़िया। गुजर साहब आपकी क्या स्थिति है। मैंने एमटी सर का बहुत नाम सुना है और मैं तो मैथ लूँगा और एमटी सर से पढ़ूंगा। तो सचिन तेंदुलकर जी, जैसे आप ओपनिंग भी अच्छी कर रहे हो तो क्या फ्यूचर में भी अच्छा करोगे, क्या सोचा है। सर मेरा तो मैकेनिक्स और सर्किट्स में इंटरेस्ट है, इस वजह से मैं तो 11th में साइंस से लूँगा और इंजीनियरिंग करूँगा। मिस्टर यतेंद्र आपने क्या सोचा। क्या मेरे तो घर वाले है ना बहुत ज़्यादा फोर्स कर रहे हैं कि है ना बायोलॉजी ले, उसी में है ना ब्राइट फ्यूचर है। बाकी का मेरा तो कोई मन नहीं है, मैं तो आर्ट्स के लिए ज़्यादा डेडिकेटेड हूँ। ओके मिस गर्ग आपका क्या थॉट है। सर मेरे को तो ना बायो में ही इंटरेस्ट रहा है शुरू से, 9th से जब से पढ़ रही हूँ, तो इसीलिए मेरा तो मन मेडिकल लेने का ही है। ये बच्चा तो सबसे ज़्यादा शैतान है, इसने कुछ अलग ही सोचा होगा। तो चौधरी जी आपने क्या सोचा है। मेरे ना पहले से ऐसा लगता है कि मेरे को अभी जब मेरी 10th क्लास चल रही है तो मेरे को साइंस में इंटरेस्ट है पर्टिकुलरली। साइंस में भी आगे अब 2 कैरियर ऑप्शन क्लियर हैं कि या तो मैं मेडिकल में जाऊँ या इंजीनियरिंग में जाना है। तो उस अकॉर्डिंग मेरे को मैथ्स पर्टिकुलरली ज़्यादा पसंद है, तो मेरी प्रेफरेंस रहेगी कि मैं आगे मैथ साइंस ऑप्ट करूँ। मिस दीपिका आपका क्या थॉट है। सर वैसे तो मेरा प्री डिसाइडेड है कि मुझे साइंस ही लेना है, स्पेशली बायोलॉजी लेना है क्योंकि मुझे डॉक्टर बनना है। बट अभी भी मैं कंफ्यूज हूँ कि बायोलॉजी में ऐसे कौन से टॉपिक्स होंगे, क्या मैं उन्हें पढ़ पाऊँगी या नहीं पढ़ पाऊँगी। तो लेट्स सी मेरी कन्फ्यूजन कैसे दूर होती है। ओके मिस यादव आप बताएं। मुझे लेना तो साइंस है, बट एक्चुअली मैं कंफ्यूज हूँ कि मैथ्स लूँ या बायो लूँ। तो मैं डिसाइड भी नहीं कर पा रही हूँ कि क्या डिफ़िकल्ट पड़ेगा मुझे, मैथ्स की बायो। तो रिजल्ट के बेसिस पे ही मैं डिसाइड करूँगी कि मुझे मैथ्स लेना है या फिर बायो लेना है। मास्टर अभिनव आपका क्या थॉट है। तो अभी के लिए 11th में डिसाइड कर लिया है पूरी तरीके से कि अपन को सीधे सीधे साइंस स्ट्रीम में ही जाना है, क्योंकि ह्यूमैनिटीज़ में काफ़ी चीज़ें कॉम्प्लेक्स हो जाती है, पढ़ना हो जाता है और थोड़ा खुरापाती दिमाग वाले इंसान है, तो रिसर्च वाला भी दिमाग बनना है। तो टेक के फील्ड में ज़्यादा मन है, तो 11th में मैथ्स ही लेनी है। बायो एज सच इतना इंटरेस्ट नहीं है क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड भी हो जाती हैं, रटना पड़ जाता है, तो इतना रट नहीं पाते हैं, तो लॉजिक के साथ चलते हैं। सो मैथ्स विल बी माय ओपिनियन।
चलो अच्छी बात है, मुझे जान के अच्छा लगा कि आप इतनी सारी चीज़ें अपने दिमाग में लिए हुए हो। वेरी गुड। बिल्कुल ऐसा ही कुछ सिनेरियो होता है जब आपसे भी शायद पूछा जाता होगा आपकी क्लास में कि क्या स्ट्रीम आप चूज़ करने जा रहे हो या आपने क्या सोचा है अपने फ्यूचर के लिए। तो बिल्कुल ऐसा ही कुछ होता है। होपफुली आपके दिमाग में कुछ इसी तरीके के ख्यालात बन चुके होंगे कि हमें 11th में क्या करें, या इस तरह के कन्फ्यूज़न भी होंगे। चलो कोई नहीं, इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना, क्लियर हो जाएंगी चीज़ें। अभी एक छोटा सा पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करता हूँ। मेरे एक स्टूडेंट हैं, आप तो खैर काफ़ी बड़े हो गए, बहुत पहले उनको पढ़ाया था। तो शुरुआत में उनके भी इसी तरीके के डाउट्स थे। तो उन्होंने क्या किया, धीरे धीरे कुछ एग्ज़ाम्स में उन्होंने पार्टिसिपेशन करना शुरू किया। IGSO में पार्टिसिपेट किया, उसके बाद में उन्होंने NTSC जैसे एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट किया। 9th एंड 10th अर्लियर स्टार्ट उन्होंने किया। इसके बाद में ये चीज़ें उनके दिमाग में क्लियर हुई कि एक्चुअल में कंपटीशन होता क्या है। अगर आपको किसी अच्छे लेवल के कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना है तो आपको क्या पढ़ना होता है, कैसे पढ़ना होता है, और क्या आप फाइट कर भी पाओगे कि नहीं। साथ ही साथ कई बार बच्चों के सामने जो प्रॉब्लम आती है वो ये आती है कि वो बच्चे इस बात को जज नहीं कर पाते कि जो वो पढ़ रहे हैं कि क्या वो सफिशिएंट है उस पर्टिकुलर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। तो ऐसे में जैसे मैं आपको बता रहा था कि एक बच्चा था, उसने स्टार्ट किया एंड फाइनली धीरे धीरे उसने अपना पाथ बनाया एंड ही वाज सक्सेसफुल इन एट पर्टिकुलर कॉम्पिटिशन। ऐसा रियल लाइफ में उसके साथ हुआ। जेई के अंदर अभी उसने अच्छी रैंक गेन की है। इशू जो आता है वो बच्चों के साथ यही आता है कि या तो सही टाइम पर उनको गाइडेंस नहीं मिल पाती, या फिर शायद वो बहुत कंफ्यूज्ड होते हैं अपनी स्ट्रीम को ऑप्ट करने में, कौन से स्ट्रीम में उनको जाना है। तो बेसिकली इसमें जो दो इश्यूज हमारे सामने आते हैं, दो बड़े जो कंफ्यूजन क्रिएट करने वाले पॉइंट हमारे सामने आते हैं, वो आती है या तो जेई या फिर आती है नीट। या तो बच्चे साइंस स्ट्रीम में चूज जाते हैं तो फिर वो जेई के अंदर कंफ्यूज हो जाते हैं या नीट के अंदर कंफ्यूज हो जाते हैं। देखो ह्यूमैनिटीज आप ले रहे हैं या फिर आप कॉमर्स ले रहे हैं तो उसके अंदर अपना अपना पर्टिकुलर कंपटीशन है जो एक फिक्स्ड क्राइटेरिया में है, लेकिन ऐसा आप नहीं कह सकते कि उसका जो लेवल है वो सबसे ज़्यादा हाई है। हमारे इंडिया में होने वाले जो दो एग्जाम्स हैं उनके अंदर जेई एंड नीट बिल्कुल अपना एक टॉप पोजीशन बनाए हुए हैं, जो कि टफेस्ट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर कैटेगराइज किए जाते हैं। तो ये सबसे ज़्यादा टफ पॉइंट्स हैं, तो अपन पहले उनको फोकस करते हैं कि जेई एंड नीट। अब ये जेई एंड नीट है क्या, इसको भी पहले आपको समझाना ज़रूरी है कि जेई क्या होता है, नीट क्या होता है, तभी आप इस बात को समझ पाएंगे कि ये आज का वीडियो आपके लिए हेल्पफुल कैसे होगा। हम ज़रूर से ऑलरेडी हमारे चैनल पर भी वीडियो डले हुए हैं कि आप आर्ट्स स्ट्रीम में जाते हो या कॉमर्स स्ट्रीम में जाते हो तो आपके पास स्कोप क्या है, बट उसके ऊपर अभी हमारे पास में बहुत बड़ा एक टाइम ड्यूरेशन है जिसमें हम डिस्कस कर सकते हैं, और ऑलरेडी हमने किया भी है। लेकिन आज का ये जो वीडियो है उन सभी बच्चों को ज़्यादा क्लेरिफाई करेगा जो बच्चे जेई को या फिर नीट को प्रेफरेंस दे रहे हैं। तो इसी चीज़ को अच्छे से समझने के लिए कि व्हाट इज़ जेई, व्हाट इज़ नीट, क्लेरिफाई करने के लिए विद द करेक्ट डेटाज और लेटेस्ट इन्फॉर्मेशंस, आई वुड लाइक टू कॉल मिस्टर प्रमोद सर, जो प्रमोद सर आपको सारी डिटेल एक्सप्लेन करेंगे अबाउट द जेई एंड नीट। ओवर टू यू प्रमोद सर। थैंक यू सर। सर इनको सारे बच्चों को बहुत कंफ्यूजन है तो प्लीज़ क्लियर कर दीजिए। हाँ, हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ प्रमोद मालवीय, फैकल्टी ऑफ मैथमेटिक्स एट कॉम्पिटिशन। जैसा कि आप लोगों ने अभी वीडियो में आपने देखा है कि बच्चों को बहुत सौ को डाउट रहता है ये कौन सी स्ट्रीम चूज करे या नहीं करे, ठीक है। तो वैसे हमारे जो चैनल है मोहित त्यागी चैनल, यूट्यूब चैनल, उस पर आपको वीडियो एक कैरियर काउंसलिंग की मिली हुई, वहाँ पे आर्ट, कॉमर्स, बहुत सारे फील्ड, जितने भी फील्ड है, LLB वगैरह सबका डिस्कस करा हुआ है। बट आज मैं आपको वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ साइंस स्ट्रीम के बारे में, ठीक है। जैसे टीम कंपटीशन मेनली जो है आपके साइंस स्ट्रीम के जो सब्जेक्ट है उसी पे आपके हेल्प करते मेन जो भी आपको वीडियो लेक्चर मिलते हैं जो, ठीक है। चलो तो देखो, साइंस स्ट्रीम में बात करूँ तो साइंस स्ट्रीम में मेजरली दो पार्ट होते हैं, ठीक है। एक तो होता है साइंस बायो, एक होता है मैथ्स, ठीक है। इसमें मेजर बात करूँ तो साइंस बायो वाला आगे जाके डॉक्टर बनना चाहता है और साइंस मैथ्स वाला आगे जाके इंजीनियर, ठीक है। दोनों में यही डिफरेंस है मेजर, ठीक है। इससे ज़्यादा बड़ा अपन बड़े बातों पे नहीं जा रहे। आगे जाके बहुत से ऐसा होता है कि UPSC की प्रिपरेशन कर रहे हैं, IAS बन रहे हैं, है ना, सिविल सर्विस में चले गए हैं, कोई आर्मी में चला गया है, अलग अलग तरीके हैं, है ना, उसको ज्वाइन करने के, वो अपन ने उस वहाँ पे डिस्कस कर रखा है, ठीक है। इंजीनियरिंग के बाद कोई MBA कर लेता है ना, तो ऐसा दोनों का अलग अलग हो है। बट मेजर पोर्शन बच्चे का इंटरेस्ट रहता है मैथ्स में जाना है या फिर बायो में, ठीक है। मैथ्स या बायो दो ही रहता है। अब देखो मैं दोनों में क्या कर रहा हूँ, 12th के बाद में एग्जाम क्या होता है ना, उसका पैटर्न क्या होता है,
किस सब्जेक्ट के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कितने बच्चे अपियर होते हैं, कितनी सीट्स हैं, मैं ये सब आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो वो ये वीडियो आप एंड तक देखना ताकि आपको जो भी चीज़ें हैं वो क्लियर हो। तो देखो आईआईटी एग्जाम पैटर्न, मतलब आईआईटी में एडमिशन के लिए, मतलब इंजीनियरिंग के लिए 2 स्टेज होते हैं। कितने स्टेज होते हैं? 2 स्टेज। पहला स्टेज होता है डियर जेई मेन। ये पहला स्टेज में है ना, आपके जो बच्चे बैठे, ठीक है, उसमें से सिर्फ 1.5 लाख बच्चों का सिलेक्शन होता है। कितने का? 1.5 लाख बच्चे, 1,50,000 का सिलेक्शन होता है, वो स्टेज 2 दे पाता है, उसके बाकी वाले बाहर निकल जाते हैं। तो देखो इसमें 2 टाइप, पहले तो सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, एसक्यूसी सिंगल क्वेश्चन, एसक्यूसी लिखना था, सॉरी, एसक्यूसी नहीं, एससीक्यू। एससीक्यू मतलब सिंगल करेक्ट क्वेश्चन, मतलब 4 ऑप्शन दिए होंगे, उसमें से एक ही करेक्ट है। न्यूमेरिकल, एक या तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन होगा, कुछ वैल्यू होगी, वो वैल्यू आपका आंसर पुट करना पड़ेगा। तो ये पैटर्न रहता है दोनों, मतलब एससीक्यू और न्यूमेरिकल। एससीक्यू जो आप आज तक पढ़ के आ रहे हो, 4 ऑप्शन, उसमें से एक करेक्ट करना है, तो वो क्वेश्चन। अब इसमें बात करूं हर सब्जेक्ट में, तो हर सब्जेक्ट में आपके 25 क्वेश्चन होते हैं। 20 क्वेश्चन तो सीधे ऑब्जेक्टिव होते हैं, 10 क्वेश्चन आपके होते हैं न्यूमेरिकल। 10 में से सिर्फ 5 करने, तो मतलब 20 और 5 25 होगी, तो 25 क्वेश्चन आपने करे। अब 25 क्वेश्चन में क्या मार्किंग स्कीम ये रहती है, या तो आपने करेक्ट करा तो +4, गलत करा तो -1, इफ छोड़ ही दिया तो 0, है ना, ये मार्किंग स्कीम रहती है। तो आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 25 क्वेश्चन मैथ्स के होते, 25 फिजिक्स के होते, 25 केमिस्ट्री, पीसीएम, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, है ना, तीनों के होते हैं 25। तो आपके 75 यानी 300 मार्क्स का टोटल पेपर होता है। इसमें से कितने बच्चे सिलेक्ट होंगे? 1.5 लाख। 1.5 लाख बच्चे आपका क्या होगा? एडवांस स्टेज 2, जिसको बोलते हैं जेई एडवांस, वो दे पाएंगे। जेई एडवांस का एग्जाम पैटर्न क्या होता है? कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, 3 आवर्स के 2 पेपर होंगे। इसमें जो एक पेपर होता है ये भी 3 आवर्स का ही होता है, ध्यान रखना, है ना। ये 3 आवर्स के 2 पेपर होते हैं। इसका कोई फिक्स नहीं है कि इतने ही क्वेश्चन ये पूछे जाएंगे, इतने, वो तो एग्जाम पैटर्न में ही पता चल रहा है। जब एग्जाम होता है तभी आपको इंस्ट्रक्शन देख के ही पता चलता है ना। हर ईयर अलग अलग हो सकता है, ठीक है। 3 आवर के 2 पेपर हो गए, एक ही दिन में होते। इसमें पेपर में क्या है? नेगेटिव मार्किंग भी है, 0 मार्क भी है और पार्शियल मार्क भी है ना। नेगेटिव मार्किंग मतलब कोई सही करा तो कुछ मार्क, गलत किया तो कुछ मार्क कटेगा, और नहीं किया तो 0। 0 मार्किंग मतलब ऐसा क्वेश्चन भी होता है जिसमें आपने सही नहीं करा, गलत करा तो भी आपको 0 मार्क्स ही मिलता है, उसमें नेगेटिव मार्किंग। पार्शियल मार्किंग में बताता हूं मैं क्या होता है। देखो इसमें 2 टाइप के प्रॉब्लम की बात करो, क्वेश्चन कैसे होता है? एक होता है एमसीक्यू, मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चन, मतलब मल्टीपल करेक्ट में 4 ऑप्शन में से हो सकता है 2 ऑप्शन करेक्ट, हो सकता है 3 हो सकता है 1 हो, कुछ भी हो सकता है। तो 4 ऑप्शन में से मल्टीपल करेक्ट हो सकते हैं। सिंगल करेक्ट वही 4 ऑप्शन में से 1 करेक्ट। न्यूमेरिकल मतलब वैल्यू पुट करनी। अब देखो पार्शियल मार्किंग मोस्टली इसमें होता है एमसीक्यू में, कभी कभी होती भी है, कभी कभी नहीं भी होती, ध्यान रखना, उसमें लिखा हुआ होता है इंस्ट्रक्शन। इसलिए इंस्ट्रक्शन प्रॉपर पढ़ोगे आप एग्जाम के पहले, तभी आपको फायदा होगा। अदरवाइज आप ये सोच के जाओगे तो पार्शियल में, मतलब एमसीक्यू में हमेशा पार्शियल मार्किंग होंगी, ऐसा जरूरी नहीं। पार्शियल मार्किंग में कैसे? एमसीक्यू में बात करता हूँ, ये 4 ऑप्शन है, उसमें से 2 ऑप्शन करेक्ट थे, ए और सी। आपने क्या लिखा? ए ही लिखा, ठीक है। और टोटल क्वेश्चन के मार्क्स कुछ थे, सपोज 4 थे, तो उसमें से कुछ मार्क्स आपको मिल जाएंगे। आपने गलत नहीं किया, सपोज आपने बी लिखा, ए और बी लिख लिया, तब तो आपने गलत कर लिया, बट आपने 2 ऑप्शन करेक्ट थे, 1 ऑप्शन लिख लिया आपने, या फिर 3 ऑप्शन ए बी सी तीनों करेक्ट थे, आपने ए बी ही लिखा, है ना, सी नहीं लिखा, तो फिर आपको उसमें पार्शियल मार्किंग मिलती है। ऐसा कुछ पेपर होता है, ठीक है। तो ये आपका टोटल दोनों पेपर होता है। दोनों जेई एडवांस के बाद एक रैंक मिलती है और जेई मेन के बाद भी एक रैंक मिलती है। दोनों का अलग अलग यूज है, वो भी मैं बता दूंगा। दूसरा है नीट यूजी अंडर ग्रेजुएशन, है ना। ये एमबीबीएस के लिए ऑफलाइन एग्जाम होता है, 3 आवर्स 20 मिनट यानी 200 मिनट का एग्जाम होता है। फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, बॉटनी और जीलॉजी, बायोलॉजी के 2 पार्ट होते हैं, बॉटनी और जीलॉजी, वो यहाँ पे 4। तो इसमें क्या होता है? इस पेपर में 4 सेक्शन होते हैं। कितने सेक्शन होते हैं? 4 सेक्शन होते हैं। 4 सेक्शन होते हैं, है ना। उसमें हर एक में 2 सेक्शन होते हैं। सपोज आपने फिजिक्स का पेपर उठाया, तो फिजिक्स में इसके 4 सेक्शन हो, फिजिक्स सेक्शन में गया तो फिजिक्स में 2 सेक्शन होंगे। उसमें क्या होगा? पहले सेक्शन में आपको मिलेंगे, पहले सेक्शन में आपको 35 क्वेश्चन मिलेंगे, वो आपको करने कंपलसरी है। केमिस्ट्री में भी ऐसा ही होगा, एक सेक्शन, पहला सेक्शन मिलेगा जिसमें 35 क्वेश्चन, वो करने कंपलसरी है सभी। अगले में आपको 15 मिलेंगे, 15 में आपको ऑप्शनल है, आपको सिर्फ कोई 10 ही करने। तो मतलब टोटल कितने करें? 35 और 10 यानी 45 ही क्वेश्चन हर एक
हर एक सेक्शन में करने, 4 सेक्शन हो गए, है ना। सिमिलरली केमिस्ट्री में, बायोलॉजी, जियोलॉजी, तो 45 यानी 180 क्वेश्चन आपके टोटल हो गए। और इनकी मार्किंग वही +4 और -1 होती है ना, +4 और माइनस, करेक्ट करा, +4 माइनस, टोटल 720 मार्क्स का ये पेपर होता है, ठीक है। चलो अब मैं बात करता हूँ सीट की, है ना। इंजीनियर बनेगा तो इंजीनियर बनने के बाद उसके पास 2 इंडिया की जो टॉप इंस्टीट्यूट है उसको बोला जाता है अपने IIT, ठीक है। टॉप इंस्टीट्यूट क्या बोला जाता है? IIT, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। इसमें टोटल ये 16,000 के अराउंड सीट है। 23 IIT में आपको एडमिशन मिलता है, जेई एडवांस के बेस पे मिलता है। जेई एडवांस पास करने के बाद जो आपको रैंक मिलेगी उस पर आपको एडमिशन मिलेगा, उसके बेस पे। यहाँ पे आपके कितने 24,000 के अराउंड आपकी इसमें सीट है, कितनी 24,000 के अराउंड है। इसमें 31 NIT बोला नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इसमें एडमिशन किससे मिलता है? जेई मेन के बेस पे। जेई मेन के बेस पे देखो NIT में एडमिशन मिलता है, और कुछ प्राइवेट कॉलेज होती है जैसे थापर यूनिवर्सिटी होगी, निर्मा यूनिवर्सिटी होगी, यहाँ पे क्या होता है जेई मेन पे जो स्कोर है उसके बेस पे भी एडमिशन मिलता है। तो वहाँ प्राइवेट के कॉलेज में भी आपको एडमिशन मिलता है। जैसे कुछ होता है जैसे बिट्स हो गई, वो अपना अलग एग्जाम कराती है, तो वो भी एक एग्जाम आप दे सकते हो, है ना। और इस साल इसमें अप्रोक्सीमेट 9 लाख स्टूडेंट्स ने अपियर हुए थे, मतलब एग्जाम में बैठे थे, ठीक है। सिमिलरली मेडिकल में बात करूं तो 48,000 आपकी गवर्नमेंट में सीट है, गवर्नमेंट कॉलेज की। 44,000 के अराउंड प्राइवेट में सीट है। गवर्नमेंट 322 कॉलेज है, ये कॉलेज है इतने, है ना। और टोटल सीट अपनी 92,000 की होगी। इसमें BDS की भी इंक्लूड है। BDS मतलब बोलता है बैचलर ऑफ डेंटल साइंस, है ना, डेंटल डॉक्टर होते हैं उनके, वो भी इसमें इंक्लूड है। और आपके 18,000 के अराउंड बैठे थे बच्चे। तो मतलब ऐसी बात करूं कि एक में 9,000, एक में 18,000, तो बहुत डबल का फर्क हो गया ना। इसमें आधे ही बच्चे, इसमें डबल बच्चे हैं, तो ये इतने बच्चे हो गए। तो मतलब क्या कंपटीशन इसमें ज्यादा है? देखो नो डाउट कंपटीशन तो ज्यादा है, बट यहाँ पे जो एग्जाम का लेवल है बहुत ज्यादा है, इससे बहुत अच्छा है। तो मतलब दोनों के अलग अलग मतलब इसमें एक ऐसा बोल सकते हैं ये पेपर थोड़ा आसान होता है, बच्चे बैठने वाले ज्यादा है, ये पेपर थोड़ा टफ होता है, बच्चे बैठने वाले कम है। बट दोनों का अपना अपना एडवांटेज है, ठीक है। डॉक्टर अपने फील्ड में बेस्ट है और इंजीनियर अपनी फील्ड में बेस्ट है। इंजीनियर के लिए एक बेनिफिट ये होता है कि वो जब 21-22 ईयर में निकलता है इंजीनियर बनकर, तो डायरेक्ट अच्छा पैकेज ले सकता है, अच्छी जॉब ले सकता है ना। जैसे आपने सुना होगा 1 CR 2 CR का पैकेज लग गया है IIT से, तो इंजीनियर में। बट डॉक्टर में ऐसा पॉसिबल जनरली नहीं होता है, क्योंकि उस एज तक वो अपनी डॉक्टर कंप्लीट भी नहीं करवाता, उसके बाद वो पोस्ट ग्रेजुएशन भी करता है, तो वो भी रहता है थोड़ा सा, ठीक है। बाकी दोनों अपने अपने में अच्छे फील्ड है। जैसे सपोज आप डॉक्टर में, जैसे मेडिकल में आप उसमें मिलिट्री में से जॉब करना चाहते हो, मिलिट्री वाले जो आर्मी सोल्जर होते हैं उनकी हेल्प करना चाहते हो, वहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हो। वैसे ज्वाइन करने में तो इंजीनियरिंग में भी कर सकते हो, इंजीनियरिंग में आपके CDS NDA के थ्रू आगे जाके वहाँ पे भी मिलिट्री में ही जा सकते हो। तो हेल्प तो दोनों तरफ से, दोनों मतलब मोर एंड लेस हर सेक्टर में जो देखोगे तो इंजीनियर अपने सेक्टर में अच्छा है, डॉक्टर अपने सेक्टर में अच्छा है। दोनों को अपन जबरदस्ती कंबाइंड नहीं करें। इफ आपकी चॉइस ये है कि मेरे को इंजीनियर बनना तो इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनने की चॉइस है तो डॉक्टर बनो। इफ दोनों में आप कंफ्यूजन हो तो हम उसी के लिए एक आपके लिए कोर्स लेके आए हैं। उस कोर्स के बारे में थोड़ा सा अपन डिस्कस करते हैं। वो कोर्स है जीत सेतु। जीत सेतु कोर्स एक्चुअल में उन बच्चों के लिए जिनको कंफ्यूजन है साइंस, मैथ्स और बायो में, या फिर ये कंफ्यूजन है कि मेरे को कॉमर्स भी अच्छी लगती है, मैं साइंस लूँ कि नहीं लूँ। तो उनके कंफ्यूजन दूर करने के लिए हमने एक ब्रिज कोर्स लेके आया। इसमें हमारे जो एक्सपर्ट है, एक्सपीरियंस फैकल्टी है, आपको बेसिक से चीज़ें पढ़ाएंगे, तब आप अपने आप को उस लेवल तक सस्टेन कर पाओगे। क्लियर? तो गौरव सर बताएंगे आपको जीत सेतु के बारे में थोड़ा। थैंक यू सो मच सर। मोस्ट प्रोबेबली सभी बच्चों के डाउट्स क्लियर हो गए होंगे कि ये जो बहुत बड़ा डाउट था ना कि नीट या फिर जेई, तो शायद प्रमोद सर ने आपके सारे डाउट क्लियर कर दिए होंगे। और नहीं हुआ है तो शायद आपने वीडियो अच्छे से नहीं देखा, दोबारा देखो। तो जैसे सर ने बताया कि हमने एक कोर्स लॉन्च किया है, टीम कंपटीशन ने कोर्स लॉन्च किया है। काफ़ी बहुत एक्सपीरियंस के बाद में, काफ़ी चीज़ों को रिसर्च करने के बाद में एक छोटा सा कोर्स डिज़ाइन किया गया, और इस तरह से डिज़ाइन किया गया कि बच्चों को क्लियर हो जाए कि वो जेई के लिए बने हैं कि नीट के लिए बने हैं। सर एक बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न, जैसे बच्चों को मैं जितना समझ पा रहा हूँ ना, ऐसा होता है कि मुझे यार जेई करना है, कि मेरा दोस्त भी जेई कर रहा है, अभी बोला भी था कुछ बच्चों ने। और कुछ लोग ये सोचते हैं कि नहीं यार डॉक्टर बनना है, पेरेंट्स का प्रेशर होता है, लेकिन क्या वो डील कर पाते हैं, नहीं कर पाते हैं? ये किस तरह से हमें बेनिफिट देगा, ये बताइए।
देखो इसमें जो है ना आपको जैसे पूरा कोर्स नहीं पढ़ाया जाएगा 11 का, बट कुछ स्टार्टिंग वाले टॉपिक, बेसिक टॉपिक आपको पढ़ाया जाएंगे। तो आप जैसे कोई बच्चा मैथ्स और बायो में कन्फ्यूज़न है उसको, तो मैथ्स में और बायो की दोनों के आपको लेक्चर्स मिले तो आप दोनों को पढ़ सकते हो 11th वाले। फिर आप देख सकते हो कि मैं कहाँ सस्टेन कर रहा हूँ, मैथ्स में ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ, बायो में, तो उनके लिए तो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। ये कोर्स हमने पहले भी चलाया था, है ना, उसमें भी बच्चों का अच्छा रेस्पॉन्स था, उनको बहुत हेल्प मिली थी। सर एक्चुअली शायद बच्चे अभी ये जीत को नहीं समझ पाएंगे। देखो सेतु क्या था, सेतु नाम सुना होगा तुमने, अब तो मूवी भी आई थी यार। तो सेतु क्या था, सेतु काइंड ऑफ टारगेट अचीविंग प्लेटफॉर्म था ना राम जी के लिए, जो उनको अपना टारगेट अचीव करना था। तो सेतु एक काइंड ऑफ ब्रिज है। और ये जीत जो वर्ड है, अगर आपने हमारा मेन जो चैनल है मोहित त्यागी चैनल, उस पर देखा होगा तो सर ने इसको डिफाइन भी किया है कि नाम ऐसे ही नहीं रख दिया जीत। जीत वर्ड बना है दो वर्ड्स को मिला करके, जिसमें JEE जेई और एन का एन हटा दिया, EET नीट, तो जेई प्लस नीट से मिलकर के जीत बनाया। तो बहुत चीज़ रिसर्च हुई है, उसके बाद में ये ब्रिज कोर्स बना है। एंड आपको इसमें क्या क्या मिलेगा, दैट ड्यूरेशन ऑफ दिस कोर्स इज 60 डेज, 60 दिन का ड्यूरेशन होगा। एक दिन के अंदर आपके पास में इन चारों सब्जेक्ट के लेक्चर्स आएंगे रिकॉर्डेड। और ये जो चारों सब्जेक्ट हैं, इससे आपको ये क्लेरिफाई हो जाएगा, क्योंकि अभी जो आप पढ़ रहे हो क्लास 10th में हो, अभी आप जो पढ़ रहे हो वो बिल्कुल ईजी है कंपेरेटिवली 11th एंड 12th के। सो 11th एंड 12th में आप कॉप अप कर भी पाओगे कि नहीं, इट विल शो यू द वे, ओके। और इसमें आप पता कर पाओगे कि मैथ्स वुड बी गुड और बायोलॉजी वुड बी गुड। ऐसे में ये चीज़ें क्लियर हो गई। साथ ही साथ इसमें और क्या है, तो देखो इसके अंदर डाउट क्लियरिंग सेशंस भी हैं, टेलीग्राम चैनल भी होगा, दूसरे और प्लेटफॉर्म भी होंगे, जिस एप्लीकेशन के थ्रू भी आप है ना आप डाउट पूछ पाओगे, जो भी आपको उसमें होंगे। एंड सबसे अमेजिंग बात है कि और बहुत सारे कोचिंग्स ऐसे होते हैं जो काउंसलिंग का फॉर्म भराने के नाम पर एक बहुत अच्छा खासा अमाउंट आपसे ले लेते हैं, काउंसलिंग करने के नाम पर ही कि आप किस चीज़ में अच्छे हो। और अभी क्या है, जो बूम चल रहा है, जिस तरीके से लोग ब्लाइंड फेथ करने लोगों पर, उस हिसाब से वो काउंसलिंग में बहुत अच्छा खासा पैसा खर्च कर देते हैं और मिलता उनको कुछ नहीं है। सो सर इसकी प्राइस क्या है, एक बार कोर्स की प्राइस बताओ। देखो इसकी प्राइस बहुत ही नॉमिनल रखी हुई है, नॉर्मल सा एक मतलब दो बच्चे अपने पिज़्ज़ा पार्टी करने जाएंगे डोमिनोज के, तो उतने में पिज़्ज़ा आ जाता है उसी मतलब प्राइस। ऐसा होगा ना सर कि अपन कहीं भी पहुंचे और छोटा सा अगर कुछ छोटी सी पार्टी भी ऑर्गेनाइज करी ना, हाँ। तो इतना पैसा तो वहीं खर्च कर देते हैं। तो ये जो अमाउंट है, दैट अमाउंट सिर्फ इसलिए लिया गया है कि ये अमाउंट आपको थोड़ा सा सीरियस रखे। और इतना बड़ा इसको इसलिए नहीं किया गया है क्योंकि इसका मेन इंटेंशन आप लोगों को ये बताना है कि व्हाट वुड बी बेस्ट फॉर यू। ये नहीं है कि आप जेई के लिए बने हैं कि नीट के लिए बने हैं, ये चीज़ डिफाइन नहीं होगी। आप किस चीज़ में, किस सब्जेक्ट में ज़्यादा सूटेबल है और अपने आप को कंफर्टेबल फील कराते हैं, ये चीज़ इस चीज़ को डिफाइन करेगी। और पैसा कमाना तो बिल्कुल भी उद्देश्य नहीं है, कर दिमाग में रखना ये चीज़। सर ये एप्लीकेशन के थ्रू डाउनलोड होगा, ये कोर्स कहाँ से मिलेगा, क्या पैकेज होगा, किस तरह से कुछ? देखो इस कोर्स में जैसे आपको पहले सपोर्ट नंबर दिए हुए, तो यहाँ पे भी जाके आप बात कर सकते हो, तो वहाँ पे भी आप हेल्प मिल जाएगी। बाकी हमारे एक एप्लीकेशन है, ये हमारी साइट है, तो वहाँ पे भी आपको अवेलेबल मिल जाएगा। और थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ, ये जो जीत सेतु की और डिटेल वीडियो आपको देखनी है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे मोहित त्यागी सर ने अपना एक वीडियो डाला है, उसमें पूरा डिफाइन करा है कि हाँ क्या चीज़ें हो सकता है, मैं कुछ चीज़ें मिस कर रहा हूँ, मैं सिर्फ डिटेल बता पाया क्योंकि मैं कुछ और चीज़ें आपके साथ क्लियरिफाई कर रहा था, है ना। तो सर ने उसमें बहुत अच्छे से आपको समझाया हुआ है कि क्या क्या चीज़ें उसमें होने वाली है। वो वीडियो सर देखना बनता है, वो एक्चुअली वीडियो ज़रूर से देखिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिला है, आप ज़रूर से उस वीडियो पे जाएं, वो वीडियो देखें, क्योंकि जीत सेतु का स्टार्टिंग क्यों खरीदना चाहिए एंड ऑल, वो सारी चीज़ें आपको उसमें मिल जाएगी। तो दैट वीडियो मस्ट वॉच्ड। एंड यहाँ पे इसका जो स्टार्टिंग डेट है, मतलब हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, आप लोगों के पास ज़्यादा टाइम नहीं है, December 5 को लॉन्च हो रहा है। एंड हाँ, एक जो हम बताना चाहिए आपको कि ऐसा नहीं है 60 डेज़ यहाँ से स्टार्ट हो गया एंड देन फिनिश, आपके एग्ज़ाम्स भी हैं। हम सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमने इस सब चीज़ों को डिज़ाइन किया है। तो आपके पास में एक्सेस कब तक होगा इसका?
इसका एक्सेस आपको रहेगा 31 मई तक आपको एक्सेस मिलेगा इसका। जब तक वो बच्चा नहीं देख पा रहा है या उसके एग्जाम्स भी हैं तो इजीली वो देख पाए। हाँ, इसमें एक्चुअल में ये है ना, जैसे बीच में आपके एग्जाम भी आएगा कभी बच्चा, इसमें थोड़ा सा आपको और बता देता हूँ, 60 डेज मतलब रेगुलर क्लास नहीं होगी आपके, 25 लेक्चर ईच सब्जेक्ट होंगे, मतलब 25 फिजिक्स के होंगे, 25 केमिस्ट्री के होंगे, 25 मैथमेटिक्स के होंगे, 25 बायोलॉजी के होंगे। और इसमें भी ऐसा होगा कि रोजाना आपको सभी लेक्चर नहीं मिलेगा, अल्टरनेट डे मिलेगा। तो हर एक दिन 4 लेक्चर मिलेंगे, हर एक के 1-1 घंटे के अप्रॉक्स, है ना। तो 1-1 आवर्स के 4 लेक्चर आपको रोजाना मिलेगा, मतलब 4 आवर्स का मिलेगा। और अल्टरनेट डे मतलब मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे ले लो, या फिर ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे, जो भी ये डेट हो रही है उसके हिसाब से, मतलब वीक में आपको 3 डेज ही मिलेंगे, कहने का मतलब, ठीक है। बीच में कोई छुट्टी उट्टी होती है या फिर, तो वो बात अलग है ना। तो आपका 60 डेज होगा और 31 मई तक आपका ये कोर्स आपको डैशबोर्ड पे मिल जाएगा। जैसे इसमें एक और बात बता देता हूँ, लेक्चर ऐसा नहीं है कि लाइव नहीं मिलेंगे इनको, लेक्चर आपको रिकॉर्डेड मिलेंगे। और रिकॉर्डेड में एक बात और बता देता हूँ कि रिकॉर्डेड में जैसे आज आपको एक लेक्चर मिला, आपने सपोज अभी नहीं पढ़ा, है ना, तो वो आपकी डैशबोर्ड पे मिल जाएगा। ऐसा नहीं कि वो वहाँ से हटा दिया जाएगा। बट जैसा ऐसा है कि आप 6 तारीख का लेक्चर देख रहे हो या 7 तारीख को, 5 को पहला मिलेगा तो 7 को अगला मिलेगा। आप 7 वाला लेक्चर 5 को नहीं देख सकते हो, 7 वाला 7 को ही मिलेगा, बट उसके बाद आपको मिलता रहेगा। यू मीन टू से, मैं सर का ये वाला पॉइंट दोबारा क्लियर करता हूँ। एक बार जैसे सर ने ही बताया अपने वीडियो में, वो भी ज़रूर देखना, मैं फिर बोल रहा हूँ, अगर एक बार वो जो वीडियो है आपका अनलॉक हो गया है तो आप उसको एक्सेस कर पाएंगे टिल 31 मई तक, ओके। एंड यस ऑफ कोर्स, ये मैं फिर कह रहा हूँ तुम्हें कि ये कोर्स डिज़ाइन इसलिए किया गया है कि आपको क्लेरिफाई किया जाए कि आप किस चीज़ को आसानी से ऑप्ट कर पाओ। साइंस स्ट्रीम में जेई वुड बी बेस्ट फॉर यू और नीट वुड बी बेस्ट। सो ज़रूर से इस पर एक बार आप फोकस करिएगा, आपको चीज़ें समझ में आएगी। जितना आसान या जितना टफ हमें लग रहा है, हो सकता है टफ जो लग रहा है उसके लिए बहुत आसान हो जाए, या जिसको आसान लगता है उसको पता चले कि नहीं यार बहुत मेहनत की ज़रूरत है हमें, ठीक है। सो दैट वुड बी गुड फॉर यू इफ़ यू विल बाय दिस कोर्स। देखो इसमें एक और बात बता देता हूँ, देखो कोई बच्चों के लिए तो साइंस स्ट्रीम के लिए भी है, मतलब कि अपन ये बोले कि बायोलॉजी और मैथमेटिक्स में कोई जैसे बच्चा ऐसा भी होता है, जैसे उसको लगता है कि नहीं मैं तो कॉमर्स और साइंस में थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, कि बहुत से अच्छे बच्चे होते हैं जैसे उनके पेरेंट्स बोलते हैं कि भाई तू सीए बन जा, हमारी फैमिली में सीए बहुत है, तो उसके हिसाब से बच्चे को लगता है मेरे को यार मैथ्स में अच्छा इंटरेस्ट आ रहा है और कॉमर्स में भी अच्छा इंटरेस्ट है, मैं दोनों में से कोई भी ऑप्ट कर रहा हूँ। तो उनके कन्फ्यूज़न के लिए भी है कि हाँ भाई वो मैथ्स या बायोलॉजी जो भी है, आप ये 3 लेक्चर देख लो तो आपको थोड़ा क्लियरिफाई हो जाएगा कि 11th में आप सस्टेन कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, ठीक है सर। सो दैट वाज द वीडियो जिसके अंदर हमने कोशिश की कि आपको कंफर्म कर सकें, अश्योर कर सकें कि जो दिमाग में आपके छोटे मोटे क्वेश्चंस हैं अबाउट योर फ्यूचर, वो कैसे आप क्लियर कर सकते हो, कैसे उनको आप दूर कर सकते हो। होपफुली आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी। एंड बस इतना ही है लास्ट में कि आप जो भी चीज़ें सोच रहे हैं अपने फ्यूचर के लिए, उसके लिए किसी की सलाह पर डिपेंडेंट ना हो करके एक्सपीरियंस पे ज़रूर डिपेंडेंट होइएगा, क्योंकि आपका एक्सपीरियंस ही वो फर्स्ट की होगा जो आपको सक्सेस गेन करवा सकता है। सो थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। और वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करना, और हो सकता है कोई आपके फ्रेंड्स को भी ये हेल्प करे तो आपके फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना ही मत भूलना। ठीक है, मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।